तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, एंट्रोपी। इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसकी 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, वो दोनों तीनों स्टेटमेंट समझेंगे। हर स्टेटमेंट ना रिफाइन होके नेक्स्ट स्टेटमेंट आती गई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर गिब्स फ्री एनर्जी, और फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। सो प्लीज हेडिंग लिखो आप लोग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आपको याद है, एनर्जी कंजर्वेशन था। फर्स्ट लॉ के बाद हम लोग अब सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं कि अब क्या होता है। सेकेंड लॉ समझने से पहले हम लोग ना सिंपल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं ना, नेचुरल वाले, अभी तो समझ में आ गया होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, नेचुरली अकरिंग रिएक्शंस, वो वाली समझाती हूँ, ठीक है। उसके 1-2 एग्जांपल रखो। कूलिंग डाउन of a cup of tea. Mixing of gases, ठीक है। और spreading of a drop of ink in water. ओके, देखो बच्चों, मैंने ना आपके सामने बोर्ड पर 4 एग्जाम्पल्स लिखे। ये चारों एग्जाम्पल्स हैं नेचुरली अकरिंग, जो आम जिंदगी में हमको नेचुरली जो है नेचर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये अपने आप अकर कर रहे होते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, अपने आप अकर कर रहे हैं। जैसे हम बोले कि मैंने एक चाय का कप है, वो गर्म चाय बना के मैंने वो कप को अगर टेबल पे रख दिया, 10 मिनट बाद हम अपने आप देखेंगे कि वो चाय का कप ठंडा हो गया। वो अपने आप ठंडा हो रहा है, हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। चाय का कप अपने आप ठंडा हो गया, ठीक है। नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर 2 गैसेस हो तो वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं, उसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, और वो मॉलिक्यूल्स अपने आप मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस ये भी नेचुरली अकर कर रहा है और ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ इंक, आपने एक पानी का ग्लास लिया, है ना, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और आपने नीले रंग की इंक आपने एक ड्रॉप डाला। वो अपने आप जो है ना थोड़ी देर में पूरा का पूरा पानी नीला हो जाएगा, हल्के नीले रंग का हो जाएगा। क्यों? अपने आप ही वो ड्रॉप ऑफ इंक पूरे के पूरे पानी को नीला कर देती है, ठीक है। ऐसे ही पानी का फ्लो डाउन द हिल, कि पानी एक हिल है तो पानी अपने आप नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपने आप कर रहा है। क्या मैं कह सकती हूँ ये सारे प्रोसेसेस नेचुरली अकर कर रहे हैं? यस। क्या ये स्पॉन्टेनियस है? यस। अब हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ ठीक है। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। हाँ, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल स्पॉन्टेनियस, इसके ब्रैकेट में आप नेचुरली अकरिंग भी लिख लो,
ये अब मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ। और स्पॉन्टेनियस naturally occurring processes are thermodynamically irreversible। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, हाँ, सेकेंड लॉ की। ऐसे 2-3 इसके रिफाइनमेंट्स है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट 1 बोल दिया। ऑफ कोर्स स्टेटमेंट तो एक ही होती है। तो इररिवर्सिबल, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं ये सारे के सारे प्रोसेसेस नेचुरली अकरिंग है, स्पॉन्टेनियस है, और ये इररिवर्सिबल है, थर्मोडायनामिकली इररिवर्सिबल है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि क्या कोई पानी जो डाउन द हिल अपने आप जाता है, क्या वो अपने आप अपॉन इटसेल्फ अपने आप ही क्या वो ऊपर आ सकता है? नहीं। तो ये इररिवर्सिबल है। अगर हम ऑफ कोर्स मोटर चला देंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो तो हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो हमको नहीं करनी है। अपने आप क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं, अपने आप पानी ऊपर नहीं आ सकता है। चाय का कप अगर हमने रख रखा है वो अपने आप ठंडा हो जाता है, लेकिन क्या वो अपने आप गर्म हो सकता है? नहीं, हम उसको हीट करेंगे तभी गर्म होगा ना, अपने आप तो गर्म भी नहीं हो सकता है। ऐसे ही मिक्सिंग ऑफ गैसेस, अपने आप वो गैसेस अलग नहीं हो सकती है। जो पानी के ग्लास के अंदर पूरा का पूरा नीले रंग का हो गया, अगर आपने एक ड्रॉप इंक डाली तो क्या अपने आप वो पानी और इंक सेपरेट होंगे? नहीं, थर्मोडायनामिकली इररिवर्सिबल है, अपने आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सो दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो अगर मैं अलग से पानी की मोटर चला दूंगी तो पानी अपने आप नीचे से ऊपर आने लग जाता है। अंडरग्राउंड वाटर जो घर के अंदर पानी हम यूज करते हैं वो ऐसी होती है, मोटर चलाता है जमीन के नीचे से अपने आप पानी ऊपर आने लग जाता है, टंकी भर जाती है। ऐसे ही आप एक्सटर्नली जो है चाय को कप को गर्म कर दो तो वो गर्म हो जाएगा। अगर हम एक्सटर्नली कुछ भी काम करें तो फिर हमारा जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है उसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट को उन्होंने बोला कि ये वाली स्टेटमेंट ना इनकम्प्लीट है, ये इनफ नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं। उन्होंने कैसे रिफाइन किया? उन्होंने इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दिया और इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके कहा कि with the help of external agency, मैं लिख देती हूँ, with the help of external agency, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर with the help of external agency a spontaneous, with की जगह विदाउट कर देता है, cannot be reversed, without the help of external agency a spontaneous process cannot be reversed. Spontaneous process cannot जो बच्चे थोड़े देर से जुड़े हैं, अनन्या जैसे देर से ज्वाइन की है बेटा, सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसकी ना अलग अलग स्टेटमेंट्स है। एक्चुअली अलग अलग स्टेटमेंट्स क्या है, देखो लॉ एक ही होता है लेकिन ओवर द टाइम इम्प्रूव करने जैसी चीज समझ लो। तो हमने कुछ जो है नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस लिख दिए, जैसे कि कूलिंग डाउन अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप अपने आप ठंडा हो जाता है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, अपने आप दो गैसेस में डिफ्यूजन हो जाती है, अपने आप को मिक्स कर जाती है ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। स्प्रेडिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, एक पानी का ग्लास है, आप उसके अंदर एक ड्रॉप इंक डालो, थोड़ी देर बाद वो पूरा का पूरा ग्लास हल्के नीले रंग का हो जाएगा। ऐसे ही पानी अपने आप डाउन द हिल फ्लो कर जाता है ना, अपने आप पानी जो है पहाड़ से नीचे की तरफ बह जाता है। तो ये सारे के सारे नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस है और ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस है, अपने आप अकर करते हैं। तो हमने ना एक डेफिनेशन लिख दी कि ऑल स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली अकरिंग
processes are thermodynamically irreversible. मतलब ये जो है ना, अपने आप पानी कभी ऊपर नहीं जा सकता, अपने आप चाय का कप गर्म नहीं हो सकता है, अपने आप जो पानी के अंदर जो नीला रंग का हो चुका है पानी, अपने आप वो जो है पानी और इंक की ड्रॉप सेपरेट नहीं हो सकती है। तो ये थर्मोडायनामिकली इररिवर्सिबल है, अपने आप इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। चाय का कप अपने आप ठंडा हो सकता है, वो नेचुरली अकरेंगे, वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अपने आप वो गर्म नहीं हो सकता है। तो थर्मोडायनामिकली दे आर इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल है नेचुरल प्रोसेसेस। पहली डेफिनेशन। फिर हमने बोला पहली डेफिनेशन को ना थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं। थोड़ा सा रिफाइन क्यों कर देते हैं? हम ये बोलते हैं जब हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी से यूज करें, एक्सटर्नली हम कुछ करें, तो हम लोग ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है ना, उसको हम रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। मतलब चाय का कप जो ठंडा हो चुका है, अगर मैं उसको गर्म करूं, मतलब गैस पे रख दूं, तो गर्म हो ही जाएगा। तो वो वाली चीज, पानी जो अपने आप नीचे आ रहा था वो उसी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस था, लेकिन मैं पानी को ऊपर खींच सकती हूँ। कैसे? कि अगर मैं मोटर चालू कर दूं, तो समर चालू कर दूं। तो हमने बोला कि विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर हम कुछ एक्सटर्नल एजेंसी यूज कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके ऐसे ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट डेफिनेशन और ये वाली लिख लो सेकंड डेफिनेशन। प्लीज नोट डाउन कर लो बच्चों। मैम नोट कर लिया है। एक और चीज जो हम कह सकते हैं, थर्ड लॉ, ठीक है, इसी की थर्ड डेफिनेशन, सेकेंड लॉ की एक और डेफिनेशन है जो हम बोल सकते हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर, ऑल जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस आर accompanied by a net increase in entropy। ये तो हमने सीखा ही है कि जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि एंट्रोपी उनकी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये डेल्टा एस पॉजिटिव है। एक ये भी डेफिनेशन है अपनी, और एक और चौथी डेफिनेशन, आई होप ये वाली चीज थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके साइड में कर देती हूँ। एक ये है, और एक और डेफिनेशन जो मैं लिख देती हूँ, फिर मैं समझा देती हूँ। The complete conversion of heat into work is impossible. The it's impossible without leaving some effect elsewhere. सेकंड डेफिनेशन, ये थर्ड डेफिनेशन, सारी की सारी करेक्ट हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो एग्जाम में। ओके, सो आई होप पहली तीन डेफिनेशन समझ में आ गई हो। चौथी डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक्चुअली में ना, जो पहला थर्मोडायनामिक्स का लॉ था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि एनर्जी कंजर्व हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये हमारा लॉ था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब
हमको ये रियलाइज हुआ कि देखो बात तो ठीक है, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ना, जैसे मैंने गैस ऑन करी पानी गर्म करने के लिए, कुछ रोटी सेकने के लिए, कुछ मैंने गैस ऑन करी खाना बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने गैस ऑन किया बर्नर से जितना उसने हीट निकाली वो सारी की सारी ना पानी गर्म करने में कंज्यूम हो गई। वो थोड़ी बहुत हीट ना वेस्ट भी होगी। वेस्ट कैसे होगी कि गैस जब मैंने चालू करी तो गैस के आसपास का एरिया भी वो गर्म हो रहा है, मतलब वो थोड़ी थोड़ी हीट ना हमारी डिसिपेट हो रही है, हीट वेस्ट हो रही है। एक कभी भी ना हम लोग ये बोलते हैं कि 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते हम, कि थोड़ी बहुत जो है ना हीट एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी। जैसे हम एक ट्रेन की बात करें तो ट्रेन चलाने के लिए ऐसा पुराने जमाने में जैसे पहले होता ना कि कोयले को गर्म करते, कोयले की हीट से इंजन ऐसा मूव करता है ऐसा, और फिर वो ट्रेन आगे चलती है। तो मैंने कोयले को गर्म किया, उससे जो कोयले की गर्मी से जो हीट निकल रही है तो उससे अपना इंजन चल रहा है, तो ट्रेन आगे चल रही है। तो ऐसा नहीं कि जितना हीट है वो सारे के सारे से वो ट्रेन चला रहा है, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी ना वेस्ट भी होती है। तो वही वाली चीज बात कर रहे हैं कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है विदाउट लीविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर, कि थोड़ी बहुत तो डिसिपेट हमारी होती ही है। क्लियर बच्चों? ये अपनी थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, आप कोई भी यूज कर सकते हो। डन एवरीवन? कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? स्टेप ऐप से प्रैक्टिस कर रहे हो? यस मैम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब जब भी एक गैस वर्क कर रही है डेल्टा जी, ये मैंने पिछली क्लास में बता भी दिया था और हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला भी देख लिया था। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और अभी ना इसके डेरिवेशन भी करवा देंगे। ठीक है, इसके डेरिवेशन भी करवा देंगे। सो तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, ये ना वो वाली एनर्जी है, जैसे एक गैस है उसको मैंने एनर्जी दी तो फिर वो कुछ वर्क करेगी। तो वो जो वर्क हो रहा है ना, वो वर्क दो तरह का होता है। एक तो है, अगर हम वर्क की बात करें, एक तो है मैम एक्सपेंशन वर्क। हाँ मैम, बात। एक बार लास्ट वाला पेज शो कर दो, डेफिनेशन वाला। हाँ बेटा, ठीक। अभी हो गया ठीक? डन। डन, आगे यस बढ़ जाए। मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो यस मैम। बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है पहले वो समझते हैं। अभी कोई गैस है, हमने उसको एनर्जी दी तो वो वर्क करेगी। वो जो वर्क में जो एनर्जी खर्च हो रही है, वो वर्क गैस ना दो तरह का वर्क कर सकती है। एक तो है एक्सपेंशन वर्क और दूसरा नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, एक्सपेंशन वर्क और नॉन एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वाला वर्क वो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, एक्सपेंशन यानी कि P डेल्टा V वाला वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V, यही हम अभी तक पढ़ रहे थे। बट थोड़ा सा ना नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क भी हम गैस से करवा सकते हैं। नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क जैसे कि मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, जो हम गैस से करवा रहे हैं, तो ये वाला इज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी को हम डिफाइन, गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि दैट एनर्जी विच इज यूज्ड इन डूइंग नॉन एक्सपेंशन वर्क। डेल्टा जी का मैं डेफिनेशन लिख दूं, दैट एनर्जी which is used in doing non-expansion work।
ठीक है, तो ये वाले वो एनर्जी जो फ्री है टू डू नॉन एक्सपेंशन वर्क, उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क है, केमिकल वर्क है, ठीक है, फ्रिक्शनल वर्क है, उसके लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी यूज करते हैं। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखाने हैं मुझे, बच्चों नोट डाउन कर लिया, और इसको मैं समझाती हूँ अपने उससे डेरिवेशन से। आई गेस डन, आज सब लोग चुप हैं एकदम, मैं आगे बढ़ रही हूँ। Yes, ma'am. ठीक है, सो डेल्टा जी, ये सबसे पहली बात, ये हमारा स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वैल्यूज। ठीक है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसकी जो यूनिट्स हैं, जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, कैलोरीज पर मोल, ठीक है, और डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी is equal to maximum useful work done। ठीक है, ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं, और डिक्रीज क्यों यूज किया उसका भी मीनिंग समझाते हैं बेस्ड ऑन इट्स डेरिवेशन। ठीक है, सो हम ना कुछ मानकर चल रहे हैं इसके अंदर, हम ये मानकर चल रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम है and heat absorbed by the system। Work done by the system और heat absorbed। हीट एब्जॉर्ब करके ही तो वर्क हो रहा है, और वर्क डन बाय द सिस्टम ही तो है, तभी तो हम एक्सपेंशन वर्क पी डेल्टा वी और नॉन एक्सपेंशन वर्क गिव्स फ्री एनर्जी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम ही लेना है और हीट एब्जॉर्ब्ड ही लेनी है। ठीक है ना, ये वाली चीज। अब एक बात बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो याद है IUPAC वाली रिकमेंडेशंस जो थी, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम नेगेटिव लेते हैं, इसका मतलब ये वाला हमको -W लेना है, करेक्ट, और हीट एब्जॉर्ब्ड कुछ मिल रहा है तो प्लस, दोनों चीजें करेक्ट समझ में आ गई, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करी तो वर्क किया। वर्क एक्सपेंशन भी हो सकता है, नॉन एक्सपेंशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन वाला पी डेल्टा वी, नॉन एक्सपेंशन वाला गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। डन बच्चों, ये वाली चीज समझ में आ गई ना। तो हम लोग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, तो क्यू तो पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव भी छोड़ देते हैं, वर्क नेगेटिव है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको हम यहां ले आते हैं, डेल्टा यू नहीं ऐसे लिखो ना, डब्ल्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू। प्लीज ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ डेरिवेशन लिखने के लिए, और यहाँ पर Yes, वर्क भी लिख ma'am. देते हैं। जो वर्क है वो एक्चुअली में वर्क ऑफ एक्सपेंशन है प्लस नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क, और जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है वो पी डेल्टा वी, क्योंकि एक्सपेंशन मतलब डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज हो रही है, और इसको वर्क नॉन एक्सपेंशन को एज इट इज रख देते हैं। अब ये वाली चीज हम लोग उस पे नेक्स्ट पेज पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू प्लस पी को डब्ल्यू को लिख सकते हैं पी डेल्टा वी प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन
अब हमको ये पता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, और हमको एक और पता है डेल्टा S इज इक्वल टू प्लस Q अपॉन T होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा S इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q को लिख सकते हैं T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लेफ्ट में ला रही हूँ T डेल्टा, इसको राइट में लेके जा रही हूँ, तो माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस साइन इधर लेते, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G, और डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S, and work of non-expansion is equal to minus delta G। यही मैंने लिखा था कि 2 सेकंड के लिए पीछे जा रही हूँ, बस एक चीज बताने के लिए, कहाँ गया, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, वही यूजफुल है ना नॉन एक्सपेंशन वर्क, तो वही वाली चीज, इसलिए देखो नेगेटिव साइन, डिक्रीज इन, और डेल्टा जी, हाँ हाँ लिख लो बच्चे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैम लास्ट वाला पेज भी एक बार दिखाना। वो पीछे जाऊं? यस मैम, ये वाला नोट हो चुका है मैम। अच्छा, यस मैम। डन, ओके, मैं यस मैम, डन। वापस आ रही हूँ। सो हमारे पास ना 2 फॉर्मूले बने, जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। जैसे अब बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, यस मैम। धीरे धीरे चल रही हूँ, डेल्टा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे ना, उसमें भी यूज होएगा। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर आपको याद होगा, हमने पिछली बार ही करा था एंट्रोपी के लिए, एंट्रोपी के लिए जब हमने कहा था लेट्स यहाँ लिख देती हूँ, अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ऐसे ही जब सिर्फ एंट्रोपी की बात करते, सिर्फ एंट्रोपी की, हाँ सिर्फ एंट्रोपी हो, एंट्रोपी डेल्टा एस नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, हमने याद होगा, आप लोगों ने नोट्स में लिख रखा होगा, दिख जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलते थे कि इक्विलिब्रियम, है ना, ये वाली चीज थी अपनी, जब हमने सिर्फ डेल्टा एस पढ़ा, हमने कहा था फिर बाद में कि सिर्फ एंट्रोपी के बेसिस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गैसेस लिक्विफाई होती है, अगर गैस हमारी लिक्विफाई हो रही है, लो प्रेशर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैस अपनी लिक्विफाई हो रही है, तो उस केस में एंट्रोपी घट रही है, पर वो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, तो केवल एंट्रोपी के बेसिस पर हम जज नहीं करेंगे, हमको एंथैल्पी भी लेनी पड़ेगी, एंथैल्पी भी लेते हैं, तो हमने तब कहा था सिर्फ एंथैल्पी के बेसिस पर भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एंथैल्पी की बात करें तो आइस मेल्ट होती है अपने आप, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो सिर्फ एक्सोथर्मिक को हम नहीं बोल सकते। तब मैंने ऐसे करके समझाया था कि डेल्टा जी जो है ना, डेल्टा एच और डेल्टा एस के कॉम्बिनेशन से आता है, वो ऐसा समझ लो कि वो क्वालिटेटिव तरीके में बता देता, रिलेटिव तरीके में, ये एब्सोल्यूट तरीका था डेरिवेशन का। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा एच और टी डेल्टा एस तीनों पर निर्भर करती है। डेल्टा एस के लिए जैसे हमने तब इस तरह करके लिखा था, ऐसे ही अब हम लोग ना डेल्टा जी के लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी के लिए लिख सकते हैं। डेल्टा जी के लिए जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बिकॉज डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो रिएक्शन अपना स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू
ग्रेटर देन 0 आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 मतलब द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of each of the reactants and products is constant. Okay, not equal. The concentrations of the reactant and products are constant and rate of forward is equal to rate of backward reaction. ठीक है, सो हमारे पास डेल्टा जी के लिए भी ये रिलेशनशिप आ जाता है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। सब लोग थक गए एकदम, ऐसा खाना खूब सारा खाया और अभी लंच करने के बाद आ रही है नींद। मैम नहीं खाया अभी। अभी नहीं खाया? नो 2:30 बजे, मैम। खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? मैम उससे पहले 1:30 वाली क्लास थी, उसके बाद थोड़ा ऐसे बैठ गए, फिर खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं खाया, मैंने भी हाँ। 3:30 के बाद ही खाना है, मेरी भी क्लास चल रही बैक टू बैक। चलो ओके यस डन। मैम। अब हम लोग इसी के बेसिस पर ना ऐसा एक टेबल बनाकर लिखेंगे। हाँ, एक टेबल बना के लिखने का मतलब मेरा ये है कि मैं एक टेबल बना रही थी, इधर लिख लिया डेल्टा एच, इधर लिख लिया डेल्टा एस, और इधर लिख लिया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें 4 केसेस बनाएंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और हम हर केस में डेल्टा जी का वो निकालेंगे कि पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, और कब स्पॉन्टेनियस है कब नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। तो इसमें देखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच पॉजिटिव है माइनस टी डेल्टा एस, तो पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू, तो इसमें ऐसे लिख देते हैं spontaneous if delta H is less than T delta S। मतलब एक्चुअली ये एंडोथर्मिक है, और लेकिन एंट्रोपी तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, एंडोथर्मिक है लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग को अब ये होगा कि नहीं होगा, अभी देखो, अगर मैं -50 डिग्री सेल्सियस पे रखूं तो नहीं होगी मेल्ट, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस पे रखूं तो हो जाएगी मेल्ट, है ना। तो हम कैसे बोले कि वो एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, हम कैसे जज करें? तो डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लो। डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी एंडोथर्मिक भी है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है, तो अगर एनर्जी कम देनी पड़ रही है, टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम ऐसे लिख देते हैं, लाल से लिख देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, क्योंकि उस केस में ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर? और ओके, डेल्टा एच पॉजिटिव। अभी एक बात बताओ, दूसरा केस एंडोथर्मिक भी है और एंट्रोपी भी घट रही है, क्या ये स्पॉन्टेनियस कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा? क्यों? डेल्टा जी लिखो तो पॉजिटिव है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव
पॉजिटिव ही हो गए ना इवेंचुअली, तो मतलब एक्चुअली में आप क्या करोगे, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस ही हो गया ना, मतलब ये तो पक्का पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ये तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज ऑलवेज। थोड़ा सा ये हटा दो, नीचे कर दो। ठीक है, तो जो ये वाला था ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, की एनर्जी भी देनी पड़ रही है और एंट्रोपी भी घट रही है, ये रिएक्शन अगर कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव डेल्टा जी पॉजिटिव, तो केस 2 ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। करेक्ट? अभी Yes, थर्ड ma'am. केस बताओ, थर्ड केस क्या अपना आइडियल केस है जो हमको चाहिए था, डेल्टा जी इज इक्वल टू एक्सोथर्मिक भी है और एंट्रोपी भी घट रही है, तो माइनस हो गया डेल्टा Yes, एच की ma'am. वैल्यू और माइनस हो गया टी डेल्टा एस, यही पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव ही आएगी, तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। फोर्थ केस हटा रही हूँ मैं, पहले थर्ड केस लिखूं, फोर्थ केस इसके बाद लिखती हूँ। क्लियर बच्चों, समझ में आया? Yes, ma'am. Negative, negative, positive. है ना? और अब केस 4 पे चल रही हूँ मैं, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं केस 4। I'm done. डन? ओके, Yes, ma'am. सो केस 4 में नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। केस 4 में डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस हो गया डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो गया। Yes, ma'am. तो इस केस में स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा एच की वैल्यू इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, नॉन स्पॉन्टेनियस इफ No. बच्चों करेक्ट है? Yes, ma'am. ठीक है, ये थी अपनी गिब्स फ्री एनर्जी, और इसी के अंदर अब मैं क्वेश्चन लिख लूं, Yes, ma'am. मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ या यहीं पे ही लिख देती क्वेश्चन। इसके ऊपर ना बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत 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 आसान क्वेश्चंस आते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक और फॉर्मूला है इसका प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये भी समझा देती हूँ, और एक और फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर मैंने भी पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मैम ये ब्लर हो रहा है। वो मैं खड़ी होती सामने। ठीक है Yes, ma'am. बच्चों, एक तो पहला वाला फॉर्मूला तो आपको पता है, दूसरा वाला फॉर्मूला ना वैसे थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी लिखे तो मैंने जानकर लिख दिया कि आपके नोट सही से बन जाए। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे मेरे पास ऐसे कर कर है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है, एक रिएक्शन। तो मैंने बोला कि बेटा इसकी ना डेल्टा जी नॉट H2 की है लेट्स से 100 जूल्स पर मोल। बच्चों रैंडम वैल्यूज लिखती हूँ, अपने आप से मन से Yes, ma'am. क्वेश्चन बना रही हूँ, ये वाला जो है एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, सो नोबडी इज गोइंग टू से एनीथिंग कि मैम ये गलत है किसी। तो H2I2 नहीं लिखती, फिर मैं ऐसे रैंडम में लिख देती हूँ 2A प्लस 3B गिव्स 4C, और मैंने बोला डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मतलब 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें
1 atm प्रेशर होता है, 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, 1 atm 1 बार लगभग सेम है, तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये है, अब मैंने बोला कि ए की है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ए की है 100, बी की है 200 और सी की है 300 जूल्स पर मोल, जूल्स पर मोल, जूल्स पर मोल। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या होगा, या तो ये पूछ लूंगी या पूछ लूंगी क्या, बताओ कि बच्चों ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, या बच्चों बताओ ये वाला रिएक्शन अकर करेगा कि नहीं करेगा। तो जब आपको इसकी रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। यहाँ प्रोडक्ट्स में एक ही लिखा है, तो 4 इंटू इसका कितना है, सी का 300 प्रोडक्ट्स का, माइनस रिएक्टेंट्स का कितना है 2 इंटू 100, क्योंकि 100 के 2 मोल्स है और बी के 3 मोल्स है, तो 3 इंटू 200, तो ये आ गया 1200 माइनस 200 माइनस 600, तो ये 1000 में से 600 गए 400। तो ऑफ कोर्स क्योंकि पॉजिटिव जूल्स पर मोल, जूल्स ही हो गया ना, मोल हर जगह से, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्योंकि मतलब इसके अंदर हम लोग डेल्टा जी ऐसा रिएक्शन के लिए निकालना हो तो समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और Yes, तीसरा ma'am. फॉर्मूला अभी नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैम ठीक है, उसमें क्या ये लिखा हुआ 2.303 RT, हाँ, उसके डेल्टा बाद जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log K, के इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो अभी एक्सप्लेन यस करते हैं। मैम, डन बच्चों, इससे वो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दे दूं पहले, फिर हम उसके ऊपर चलते हैं, यस मैम। है ना। सो चलो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। एक रिएक्शन है जिसके अंदर एंथैल्पी चेंज है 40.63 किलो जूल्स पर मोल, और डेल्टा एस है 108.8 जूल्स पर केल्विन। Predict feasibility of this reaction at 27 degrees Celsius. और this is question number 1. Question number 2. At 0 degrees Celsius, ice and water are in equilibrium with delta H is equal to 6 kilojoules per mole. 6 kilojoules per, मैम टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना होगा इसमें। हाँ, हमेशा केल्विन। What will be delta S and delta G? मैम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना होगा। Yes. ओके मैम। But टेढ़ा टेढ़ा हो गया ना। मैम ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस आ रहा है फर्स्ट का आंसर।
ऑलवेज स्पॉन्टेनियस आ रहा है। यस मैम, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ओके, एक बार चेक कर लूँ मैं आंसर। मैम नॉन स्पॉन्टेनियस आ रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस आ रही है, हाँ। यस मैम, पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव। एक बार लिख देते हैं। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच है 40.63 और बच्चे वो किलो जूल्स में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो जूल्स में हो गया ना, जूल्स पर मोल। और माइनस टेम्परेचर है 300 इंटू डेल्टा एस 108.8 जूल्स पर मोल। तो इसकी वैल्यू हो गई, थोड़ा सा लिख लेते हैं ये, 40630 माइनस 300 इंटू 108 को ना 100 ले लेते हैं, और 300 इंटू 100, 300 इंटू 100 तो कितना हो गया 30,000। तो 40,000 माइनस 30,000 समथिंग, तो पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आपने मिस्टेक ये करोगे कि डेल्टा एच किलो जूल्स में है और डेल्टा एस जूल्स में। ये Yes, हमेशा के ma'am. लिए याद रख लो, दिस ऑलवेज अप्लाइज। मतलब हमेशा है ना, वो डेल्टा एच को किलो जूल्स में देते हैं और डेल्टा एस को जूल्स में देते हैं। हमेशा हमेशा ये वाली चीज वो करते हैं हमेशा। ठीक है, Okay, अब ma'am. सेकंड वाला क्वेश्चन करो बच्चों। एक बात बताओ, आइस एंड वाटर इक्विलिब्रियम में है सेकंड क्वेश्चन में, तो डेल्टा जी क्या हुआ? मैम 0? हम्म, नहीं 6 किलो जूल वाला। डेल्टा जी तो 0 हो गया। डेल्टा एच आपको पता है हाँ 6 किलो जूल्स या फिर 6000 जूल्स यस पर मोल। और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन आप लिख लोगे। केल्विन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, 0 इज इक्वल टू 6000 माइनस 273 इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस हो गया 6000 अपॉन 273। ये आ रहा है 21.98 जीरो। 21.98। हाँ, Yes, वेरी ma'am. गुड, थैंक यू। 21.98 जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर पॉजिटिव केल्विन। आएगा। हाँ, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सॉरी नहीं, नेगेटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मैम। पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो। यस मैम। चल, ओके। मैं अभी 2 फॉर्मूले बता चुकी हूँ, मैंने तीसरा फॉर्मूला अभी तक नहीं कराया है। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन दे रही हूँ अब। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. 4NO plus 6H2O, और इसके अंदर डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीजन, NO, H2O गिवन है अमोनिया की -16.8, NO और वाटर की +86.7 और -237.8, +86.7 स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन की 0 होती है, गैसियस उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो मैं भी स्टैंडर्ड स्टेट ना समझा दूंगी। यस मैम। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये गिवन है, आपको बताना है द रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। ओके मैम। यस मैम, फिजिबल है। फीजिबल है, कितनी आ रही डेल्टा जी लगभग लगभग? मैम मैंने इतना निकाला नहीं, बट वो आ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है।
डेल्टा जी प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्शन, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो NO का है 4 into 86.7 प्लस 6 into वाटर माइनस 237.2 माइनस, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में 4 into माइनस 16.8। तो ये 86 है ना, इसको 90 ले रही हूँ मैं, तो 4 into 90 हो गया 360। तो 360 और ये 237 है ना, इसको मैं 240 ले रही हूँ, तो 240 इंटू 6, अच्छा 25 ले लेते हैं, 250 ले लेते हैं, 250 इंटू 6 कितना हो गया 150 ना, नहीं 1500, तो माइनस 1500 लगभग, और प्लस आ रहा है 16 4 नहीं 17 4 ले लेते हैं, 16 4 64 होता है, 17 4 कितना होता है 68। जो भी है नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव वाला नंबर बहुत ही बड़ा है, तो जो भी है नेगेटिव ही आएगा। मैं एग्जैक्ट आंसर लिख देती हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट आंसर है इसका माइनस 1009.2। एग्जैक्ट आंसर है माइनस 1009.2 किलो जूल्स। ठीक है, तो डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन अपना स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ गया और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का भी आइडिया मिला। अभी मेरे को एक और क्वेश्चन लिखना है, मैं मिटा लूं? यस मैम। है ना, अभी बच्चों इसके अंदर देखना, देखो ये ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो मैंने ऐसे लिख दिया, 2 हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन कर हाइड्रोजन गैस हम बना रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, करेक्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, डेल्टा H का और डेल्टा S का, ऑप्शन 1 2 3 4 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। इसके अंदर आपको बताना है करेक्ट वाला ऑप्शन कि डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, एंट्रोपी इसकी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, और ये भी गैसियस वो भी गैसियस। सिंपल दिमाग लगाना है इसके अंदर। मैम ऑप्शन 4 और 2 नेगेटिव आ रहे हैं दोनों। कैसे? ओके, डेल्टा S नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, वो बहुत आसान है। नेगेटिव है मैम डेल्टा एस। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ 2 एटम्स थे गैस के, 2 से 1 हो गए, नंबर ऑफ गैसियस एटम्स डिक्रीज कर गए। तो अगर नंबर ऑफ गैसियस एटम्स डिक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी अपनी घट गई, डेल्टा S नेगेटिव। ठीक है, सो डेल्टा S अपना नेगेटिव हो गया। ठीक है, ओके, डेल्टा H बच्चों क्यों नेगेटिव होगा या क्यों पॉजिटिव होगा? सो डेल्टा H, रिएक्शन से डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा ना? डेल्टा H क्यों नेगेटिव होगा? एबव रिएक्शन से डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन? एबव रिएक्शन जो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वाला रिएक्शन। अरे एक्चुअली में ना ऐसे करके देखो, समझो क्वेश्चन को ना, ऐसे जैसे आपको पता है कभी भी मैं कंबस्टन बोलूं, मैं बोल दूं कि बेटा, अगर मैंने कभी भी ऐसे करके लिख दिया CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O, है ना, और इसको भी गैसियस लिख दिया, इसको भी लेट्स से मैंने गैसियस लिख दिया, ये भी गैसियस होती है, ये भी गैसियस होती है। ठीक है, तो आप बैलेंस करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। एक्चुअली ये लिक्विड कर देती हूँ, इसको करेक्ट तरीके से लिख लो। तो आप बैलेंस करके आप बता दोगे कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, और आप बता दोगे डेल्टा एस को। लेकिन अगर इसके लिए मैं डेल्टा एच पूछूं, देखो आपके पास डेटा नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है आपके पास, लेकिन आप बोलोगे कि मैम ये जो है कंबस्टन रिएक्शन है, बर्निंग है, कंबस्टन हो रही है, तो पक्का हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका डेल्टा एच पक्का नेगेटिव होगा, ऐसा ही बोलोगे ना आप। तो यही वाला चीज बेटा इसमें अप्लाई करो। यहाँ 2 अलग अलग एटम्स है हाइड्रोजन के, उन दोनों मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो स्टेबल बन रहा है ना, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। या इसको ऐसा उल्टा करके लिख लो
H2 है, जब हम उसको मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं दो एटम्स में, तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो वो दो एटम्स में ब्रेक होते हैं। तो इसी को उल्टा करके लिखोगे तो 2H gives H2 प्लस एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा H इज नेगेटिव और डेल्टा H तो नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आया जज करने का तरीका बच्चों, है ना? गुड इनफ, रिपीट करो कुछ। आई थिंक क्लियर है। इसके अंदर मॉलिक्यूल तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसी को उल्टा करके लिख रखा है मैंने, मॉलिक्यूल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक तो मतलब डेल्टा H नेगेटिव। डेल्टा S नेगेटिव इसलिए क्योंकि गैसियस नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, तीसरा फॉर्मूला डेल्टा G का। ठीक है, डेल्टा G is equal to delta G naught plus 2.303 RT ln K, sorry 2.303 log K हो जाएगा ना, log K। delta G is equal to delta G naught plus 2.303 RT log K। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा G नॉट। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में हमने बोला कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट है। सो अगर हमको किसी और टेम्परेचर प्रेशर पर निकालनी होती है कि मतलब मुझे स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट यानी कि 298 केल्विन, मैं बोल रही हूँ मुझे कोई और टेम्परेचर पे चाहिए, तो आपको डेल्टा G की बात करेंगे हम। तो उतने टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशंस पर तो हम लोग तब बोल देते हैं कि डेल्टा G एट दैट गिव्स फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर T। इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गिव्स फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर T, और ये वाली है गिव्स फ्री एनर्जी एट 298 केल्विन। जनरली प्रेशर ना 1 atm ही रहता है, जनरली केमिकल रिएक्शंस के अंदर किसका ना प्रेशर इतना चेंज नहीं होता है एट 298 केल्विन। ठीक है, तो जनरली हमारा वो सेम ही रहता है। स्टैंडर्ड स्टेट 298 केल्विन, ऐसा नहीं लिखती मैं, लिख देती हूँ एट स्टैंडर्ड स्टेट लिख देती हूँ। ठीक है, जो कि ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 298 केल्विन और 1 बार या 1 atm प्रेशर। ठीक है, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log K। और क्योंकि ये सब कुछ जूल्स में चल रहा होता है ना, तो आप जो R लोगे ना, तो या तो लो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, या फिर लो 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, और 8.314 को लिख देना 25/3। ठीक है, तो ये R T अपना टेम्परेचर इन केल्विन। अब आया ये नई चीज K। K क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। K को हम क्या बोलते हैं, K इज, ये जो K है ना, K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वैसे तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है थर्मोडायनामिक्स इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से मैंने इक्विलिब्रियम शुरू करना है, तो वहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास आया है, तो मैं ऐसे करके बता देती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा दे देती हूँ। कुछ ना रिएक्शंस, जनरली रिवर्सिबल रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, 2A gives 3B, ठीक है, प्लस 4C भी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे है। तो जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं उन्हीं के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं।
जब भी जो नॉन रिवर्सिबल होता है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उसमें के की वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत 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 हाई होती है, तो जनरली उसके लिए हम लोग नहीं उसकी बात करते, ठीक है। बट उसके अंदर भी हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हैं। पर जैसे ये है, ठीक है, कमिंग बैक, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है और बैकवर्ड में भी। फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शंस के लिए हम लोग रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया का जो रिएक्शन होता है वो N2 और 3H2 मिलाकर 2NH3 भी बना सकता है, और 2NH3 को हम डिकम्पोज करें तो वो N2 प्लस 3H2 भी बना सकता है। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। सारे रिएक्शंस नहीं होते रिवर्सिबल, जैसे कोयले को बर्न करना, C प्लस O2 गिव्स CO2, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। कोयले को आपने बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोयला नहीं बना सकते हो, नहीं, ये इरिवर्सिबल है, ये नहीं। हम बात कर रहे हैं वो रिएक्शन की जो रिवर्सिबल है, ये मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया भी बना देते हैं, अमोनिया को डिकम्पोज करके हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाते हैं। तो हम लोग ना जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, उनको ऐसे करके लिख देते हैं, दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, ऐसे और ऐसे, दोनों तरफ एरो, कि दोनों रिएक्शन में दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देते हैं K। सो K इज इक्वल टू अमोनिया का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का, जो इधर लिखा है प्रोडक्ट में वो लिखो अमोनिया रेस टू उसकी कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इसका क्या कोफिशिएंट है 2, तो ऊपर रेस टू 2 कर दिया, नीचे नाइट्रोजन, ऐसा नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन लिखी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 3, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, और कुछ नहीं है अभी के लिए, इतना इज एनफ। ओके, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log K। अब इसी के बेसिस पर जब हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, देखो मैंने कहा था ना इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम हमने ऐसे कहा था मैंने अभी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अभी प्रीवियस पेज पे, और पॉइंट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया कांस्टेंट, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जिस स्पीड से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही है, उसी स्पीड से अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रही है। सो इन सब की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अगर नाइट्रोजन कंज्यूम हुई अमोनिया बनाने में, 2 मोल्स नाइट्रोजन के कंज्यूम हुए अमोनिया बनाने में, तो अमोनिया भी तो साथ साथ डिकम्पोज हो रही है और उसने 2 मोल्स नाइट्रोजन के बना दिए, तो हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया इन सब की कॉन्सेंट्रेशन रहेंगी कांस्टेंट, और जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन अकर कर रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी अकर करेगा, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम, हम इतनी देर से बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, एट इक्विलिब्रियम, क्या हो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, और अगर डेल्टा जी 0 है तो हम ये क्या बोल देंगे, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log K is equal to 0, so delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारा एक और रिलेशन बन गया,
ये थर्ड रिलेशन था जो मैंने कॉर्नर में लिखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग के, और इसी से हमने ये वाला रिलेशनशिप भी लिख लिया कि अगर इक्विलिब्रियम हुआ तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के। प्लीज नोट दिस डाउन, और फिर हम लोग वो लिखते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं इसमें बच्चों। डन। अब इसमें मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख दूं और फिर अभी ना 10 मिनट ही बचे हैं, मुझे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी लिखना है। डन एवरीवन, सब लोग आज चुप चुप हो बच्चों, जल्दी बोलो यस 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 यस। मैम ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब मैं इसमें क्वेश्चन का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दे रखा है सुक्रोज है C12H22O11, उसको हाइड्रोलाइज किया तो फिर वो बना देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दे रखा है। और इसके लिए बोल दिया कि केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केसी फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 2 into 10 raised to 13 at 300 Kelvin, find delta G naught। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया। देखो बच्चों, मैं फटाफट इसका लिख रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि मेरे को 2 मिनट चाहिए थर्ड लॉ के लिए। हाँ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत छोटू सा ही है, एक ही सेंटेंस है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाता है, तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, डेल्टा जी नॉट निकाल दो। तो डेल्टा जी नॉट हमको पता है, दिस इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के, इसी कर देते हैं, तो माइनस 2.303। आर को यहाँ पर क्या लेंगे, आपको जिस यूनिट में निकालना है, जूल्स में निकालना है, जनरली हम लोग जूल्स में ही लेते हैं, तो 8.314, टेम्परेचर हो गया 300 इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻30। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2 नहीं बताया, वरना मैं 2 हटा के डायरेक्टली 10⁻13 कर देती, जिससे कि आपको सॉल्व करना आसान हो जाता। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया? ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों, कोई डाउट्स हो तो प्लीज स्पीक अप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है, 2NOCl gives 2NO plus Cl2, 2NOCl gives 2NO plus Cl2, और इसके लिए डेल्टा H नॉट, ठीक है, एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट 80 किलो जूल्स पर मोल, और फिर है डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू 120 जूल्स पर केल्विन पर मोल एट 400 केल्विन, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी से बताओ कैसे होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग इसमें, अनुभव क्या करेंगे? मैम सॉल्व कर रही। सॉल्व करे बेटा, ओके। मैं भी यहाँ पे साथ कर रही हूँ, एक बार देखते रहना। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एच नॉट हो गया 80 इंटू 1000 कर दो, किलो जूल्स है ना, माइनस 400 इंटू डेल्टा एस कितना है 120, तो ये जूल्स में आ जाएगा, तो ये हो गया जूल्स पर मोल में, तो इसका आंसर आ जाता है 32,000 जूल्स, ये निकल गया। और फिर आप सिंपली अप्लाई कर दोगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी ऑफ केसी के इक्विलिब्रियम। ठीक है, कुछ भी लिख दो, केसी के इक्विलिब्रियम कुछ, तो आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है ना बच्चों, क्लियर? यस मैम।
है ना। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, कैसे सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया, कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। लिख लिया मैम। लिख लिया, ओके। चल अब ना लास्ट टॉपिक इस उसका, कल से थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो थर्ड लॉ की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। थर्ड लॉ ये कहता है at 0 Kelvin the entropy of pure perfectly crystalline solid is taken as 0. जीरो केल्विन हो गया, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, -273। टेम्परेचर इन केल्विन कितना होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हम बोले कि 0 केल्विन है तो ये पक्का -273 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तभी तो 273 डिग्री सेल्सियस इसमें ऐड करके 0 बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कोई भी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे, मतलब इतना ठंडा कर दिया, कितना कितना ठंडा, -273 डिग्री सेल्सियस पे। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर उसकी एंट्रोपी इज टेकन एज 0। ठीक है, यानी कि एस की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू, देखो हम लोग अभी तक ना यूज सब जगह डेल्टा एस कर रहे थे। डेल्टा एस क्या होता है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लेना चाहे, मतलब ऐसे निकालना चाहे, तो एस फाइनल माइनस, स्टैंडर्ड भी लिखते भी ऐसे ही समझाती, स्टैंडर्ड से कंफ्यूज हो गए। डेल्टा एस अपना सिंपली इतना ही है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो वो कह रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज आप निकालते हो तो आपको इनिशियल वाली वैल्यू ले सकते हो कि 0 केल्विन पर किसी भी सॉलिड की एंट्रोपी इज 0। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर ये वाली लिखते हैं, जब भी हम डेल्टा एच लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच नहीं, एच जी, ये मैंने क्या कहा था, इंटरनल एनर्जी को हम कभी भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मैं बोलूं कि 300 केल्विन पर ये हीलियम गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, आप बता सकते हो? नहीं, हमने कहा था कि हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं। कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कोई प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस पर एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। हम केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं निकाल सकते हैं। हम हमेशा डेल्टा जी बोलते हैं। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, हम चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो वो बोल रहे हैं लेकिन एंट्रोपी की आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एंट्रोपी एट 0 केल्विन सॉलिड की, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की 0 होती है। ओके, बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। और इसकी एक्सेप्शंस दे रखी है एनसीईआरटी में कि एक्सेप्शंस टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, पेस का मॉड्यूल भी आप लोग के साथ शेयर्ड है, उसमें भी एक्सेप्शंस लिख रखी है कि जिसकी 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 नहीं होती है। वो मैं लिख दूं, एक्सेप्शंस है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, CO, CO2, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, ठीक है, इनकी वैल्यू एंट्रोपी की 0 केल्विन पर 0 नहीं होती है, प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं इधर इतना टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद। ठीक है,
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ इतना ही है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हम ले तो उसकी एंट्रोपी -273 डिग्री सेल्सियस पर मतलब 0 केल्विन पर उसकी एंट्रोपी 0 होती है, बस। ठीक है, अगर जो हम एंट्रोपी की, क्योंकि हमको 0 केल्विन वाली वैल्यू पता है कि एट अ पर्टिकुलर वैल्यू एंट्रोपी 0 है, तो हम लोग ना किसी भी और टेम्परेचर पर, किसी भी और उस पर हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि 0 केल्विन पर उसकी 0 है। ठीक है, एस की वैल्यू, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, आप 0 केल्विन पे एस इनिशियल को 0 लिखकर आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो इंटरनल एनर्जी थी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, एंट्रोपी की निकाल सकते हैं। समझ में आया कि कंफ्यूज तो नहीं हो गए? Yes, ma'am.